हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कीरत स्टडी सेंटर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 विज्ञान, अध्याय 2, अम्ल, क्षार एवं नमक, एसिड बेस साल्ट। इसका ये पार्ट 3 होगा। पार्ट 2 हम पढ़ चुके हैं अपने, आज पार्ट 3 पढ़ेंगे। पार्ट 3 में पूरा चैप्टर मेरा कवर हो जाएगा। वीडियो को जल्दी जल्दी से अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। आप और आपके दोस्त एक साथ पढ़ाई करने का आनंद लीजिएगा। तो पार्ट 2 जो हम लोग पढ़ चुके हैं, अच्छी तरीके से पढ़ा और समझा। आज पढ़ेंगे पार्ट 3। हमने अम्ल और क्षारक के बारे में जाना। अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, क्षारक क्या होते हैं। पीएच पैमाना भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने अम्ल व क्षारक को जल में मिलाने के साथ जल की अभिक्रिया, सारी मैंने अभिक्रिया लगभग पढ़ चुके। आज ये पार्ट 2 नहीं 3 है। पार्ट 3 में जो हम पूरा का चैप्टर अपना कंप्लीट कर लेंगे। ओके, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता टॉपिक जो इससे बाहर आए, ये गारंटी के दावे के साथ मैं कह सकता हूँ। इस टॉपिक के बाहर कुछ भी नहीं आएगा। मैं जितना पढ़ा रहा हूँ बस आप इतना पढ़ लीजिएगा। तो सबसे पहले हमें रमण जानना होगा। हमने अम्ल और क्षारक के बारे में पढ़ा कि अम्ल क्या होते हैं और क्षार क्या होते हैं। जो स्वाद में तीखे होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं। प्लस आयन और माइनस आयन, ये यही सब होते हैं ना। अब हम लोग पढ़ेंगे रमण यानी साल्ट। अम्ल तथा क्षारक के बीच उदासीनीकरण अभिक्रिया उत्पन्न होती है। मैंने आपको उदासीनीकरण अभिक्रिया भी बताई है। अम्ल व क्षारक की जब परस्पर अभिक्रिया कराई जाती है तो इसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो वही इसमें रमण में है। अम्ल तथा क्षारक के बीच उदासीनीकरण अभिक्रिया उत्पन्न है। या अम्ल व क्षारक के बीच कौन सी अभिक्रिया उत्पन्न है? उदासीनीकरण अभिक्रिया उत्पन्न है। ऐसे देखो, अम्ल व क्षारक, तो रमण प्लस जल बनाएगा HCl प्लस NaOH, NaCl प्लस H2O। मैंने कल भी आप लोगों को बताई थी पिछली वाली वीडियो में उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। ओके, तो जो रमणों का पीएच मान हमें जरा देखना चाहिए। परवर अम्ल एवं परवर क्षारक के रमण के पीएच का मान 7 होता है तथा ये उदासीन होते हैं। ये कैसे होते हैं? उदासीन होते हैं। जो परवर अम्ल होगा वो परवर क्षारक, यानी कि सबसे ताकतवर अम्ल व सबसे ताकतवर क्षार जो होगा वही क्या होगा? मेरा रमण होगा, जिनका पीएच मान 7 होगा। भाई पीएच मान 7 होता है तो ये उदासीन होते हैं। तो 7 पे इधर जब बढ़ोगे अम्ल का प्रभाव घटता चला जाएगा, उधर बढ़ोगे तो क्षारक का प्रभाव घटता चला आएगा। जितना इधर बढ़ता चला होगे उतना प्रभाव दोनों का बढ़ता चला आएगा 14 पे। यही होता ना। तो परवर अम्ल एवं परवर क्षारक के रमण का पीएच मान 7 है। सबसे ज्यादा पीएच मान क्या है? 7, जो ये उदासीन है। यहाँ तक ओके। परवर अम्ल यानी कि ताकतवर अम्ल एवं दुर्बल क्षार के रमण के पीएच का मान 7 से कम होता है। ये अम्लीय होते हैं। कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं। परवर क्षारक एवं दुर्बल अम्ल के पीएच का मान 7 से अधिक होता है। ये क्षारकीय होते हैं। रसायनों का कच्चा पदार्थ साधारण नमक होता है। पूछे रसायनों का कच्चा पदार्थ क्या है? तो साधारण नमक है। लवणों से रसायनों का निर्माण, जो लवण है ना, इनसे हम रसायनों का निर्माण करते हैं। तो कौन कौन से? नंबर 1 सोडियम हाइड्रोक्साइड, नंबर 2 विरंजक चूर्ण, नंबर 3 बेकिंग सोडा, नंबर 4 धोने का सोडा। धोने का सोडा जानते हैं ना, जो निरमा होता है। नंबर 5 प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? POP। हमने बहुत अच्छी तरीके से समझा कि रमण क्या होता है। अम्ल व क्षारक की अभिक्रिया से उदासीनीकरण अभिक्रिया, अम्ल व क्षारक के बीच उदासीनीकरण अभिक्रिया उत्पन्न होती है, जिसे हम रमण बोलते हैं। रमणों का पीएच मैंने पढ़ा तो 7 होता है, उदासीन होता है। वहाँ पे सबसे ताकतवर अम्ल व क्षारक मिलेंगे। फिर हमने पढ़ा परवर अम्ल एवं दुर्बल क्षारक के रमण के पीएच का मान 7 से कम होता था, ये अम्लीय होते हैं। परवर क्षारक एवं दुर्बल अम्ल के पीएच का मान 7 से अधिक होता था, ये क्षारकीय होते हैं। रसायनों का कच्चा पदार्थ साधारण नमक होता है। यदि ऑब्जेक्टिव में पूछ भी दे कच्चा नमक, ये साधारण नमक क्या है? रसायनों का कच्चा पदार्थ, या पूछ दे रसायनों का कच्चा पदार्थ तो साधारण नमक, ये हमें याद रखना होगा। तो रमणों से रसायनों का निर्माण होता है। नंबर 1 सोडियम हाइड्रोक्साइड, व्यंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धोने का सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। बस हमारी यही 5 हेडिंग बची है। हम सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलते सोडियम हाइड्रोक्साइड को।
बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आराम से समझना, सीधे दिमाग में, इसके अलावा कुछ भी नहीं, इसकी कुछ भी नहीं। ओके बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जिसका सूत्र यानी कि प्रतीक होता है NaOH। इसके निर्माण की विधि यानी बनाने की विधि पूछे या निर्माण, बात तो एक है। देखो क्या होता है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन लवण प्लस जल, लवण वाला जल होगा, से विद्युत प्रवाहित करने पर या वियोजित होकर या सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं, क्योंकि इसमें निर्मित उत्पादन क्लोरीन, क्लोर एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार होते हैं। कुछ आया समझ में? देखो, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, सोडियम क्लोराइड इसका जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से जब हम विद्युत प्रवाहित करेंगे या वियोजित होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इतना हमें याद करना है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर या वियोजित होकर के सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। छोटी सी बात, क्या है समस्या? सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर या सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। इससे क्वेश्चन पूछ दे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं? क्लोर क्षार प्रक्रिया, क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं, क्योंकि इसमें निर्मित उत्पादन क्लोरीन, क्लोर एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार होते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होती है? क्षार होती है, क्षारक नहीं, क्षार होती है। इसको यदि पूछे सोडियम हाइड्रोक्साइड की निर्माण की प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया क्यों कहा जाता है, तो लिखेंगे क्योंकि इसमें निर्मित उत्पादन क्लोरीन, क्लोर एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार होते हैं। एक डिफरेंस से कई हमारे क्वेश्चन में, नंबर एक तो इसके निर्माण की विधि पूछ सकता है, फिर इसको यानी क्लोर क्षार प्रक्रिया क्यों कहते हैं वो भी बताया, यानी किस लिए कहते हैं जो इसमें निर्मित उत्पादन क्लोरीन, क्लोर एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार होते हैं। तो एक से कई क्वेश्चन बन रहे हैं। देखो ऐसे 2NaCl प्लस 2H2O, ठीक है, तो 2NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। अब देखो एनोड पे Cl2 गैस, जो हमें Cl2 निकली है, यहाँ पे कहाँ पे मिलेगी Cl2? Cl2 हमें एनोड पे मिलेगी। H2 निकली है तो H2 हमें कैथोड पर मिलेगी। कैथोड के पास ही NaOH का विलयन मिलेगा। हमें NaOH का विलयन कहाँ पर मिलेगा? कैथोड के पास मिलेगा। तो बच्चों फिर देखते हैं इसके उपयोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ होता है। तो इसमें तीन चीजें बन रही, NaOH, जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, Cl2 और H2। तो देखो NaOH का नंबर एक, धातुओं से ग्रीज हटाने के लिए क्या करते हैं? धातुओं से ग्रीज हटाने के लिए, साबुन व अपमर्जक बनाने के लिए, साबुन निर्माण नहीं से साबुन निर्माण बनाने के लिए क्या उपयोग, क्या कागज बनाने के लिए भी NaOH का उपयोग होता है, कागज बनाने के लिए। फिर Cl2 होता है नंबर 4, जल की स्वच्छता, PVC यानी जल सही साफ करने के स्वच्छता के लिए हम Cl2 का यूज करते हैं। PVC यानी प्लास्टिक होती है। कृत्रिम फाइबर बनाने के लिए, कृत्रिम फाइबर बनाने के लिए हम Cl2 का उपयोग करते हैं। फिर H2 ईंधन के रूप में, H2 का प्रयोग हम किस लिए करते हैं? ईंधन के रूप में। तो पुनः एक बात समझो, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर या वियोजित होकर के सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। इतना तो ध्यान रख सकते हो, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर या वियोजित होकर के सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। ये अपना रिएक्शन ध्यान रखो। एनोड पर Cl2 गैस मिलेगी तुमको, कैथोड पर H2 गैस मिलेगी। कैथोड के पास NaOH का विलयन कहाँ पे मिलेगा? कैथोड के पास मिलेगा। इसके उपयोग याद रखो, NaOH जो है धातुओं से ग्रीज हटाने के लिए, साबुन व अपमर्जक बनाने के लिए, कागज बनाने के लिए। Cl2 का याद रखो जल की स्वच्छता, PVC, कृत्रिम फाइबर बनाने के लिए। H2 का ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। ओके बच्चों, तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। फिर भी हम इसकी PDF दे रहे हैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में। मैंने लिंक डाल दी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे जो क्लास यहाँ होती है उसकी PDF वहाँ पे डल जाती है।
कोई डाउट है तो आप वहाँ हमसे पूछ सकते हैं। मैंने अपने पर्सनल व्हाट्सएप की लिंक डाल दी है, आप डायरेक्ट हमसे व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं। ओके बच्चों, चलते हैं अगली हेडिंग पे। अब हम लोग पढ़ेंगे विरंजक चूर्ण। नंबर 1 हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ा, नंबर 2 पढ़ेंगे विरंजक चूर्ण। तो विरंजक चूर्ण होता है CaOCl2, इसे हम ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं। विरंजक चूर्ण को क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। तो इसके निर्माण की विधि जानते हैं क्या होती है? सोडियम क्लोराइड रमणजल के विद्युत अपघटन से प्राप्त क्लोरीन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण के उत्पादन के लिए किया जाता है। सूक्ष्म बुझा हुआ चूना CaOH2 पर विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। CaOH2 प्लस क्लोरीन गैस Cl2 से CaOCl2 बना, H2O में बाहर निकल गया। तो सीधी सी बात ये समझाइए, विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण पूछे तो क्या बोलेंगे? सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से प्राप्त क्लोरीन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण उत्पादन के लिए किया जाता है। सोडियम क्लोराइड विद्युत अपघटन से प्राप्त क्लोरीन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण के उत्पादन के लिए किया जाता है। सूक्ष्म बुझा हुआ चूना CaOH2 पर विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। अब देखो यहाँ पे मेरे 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, समझो। ये पूछे विरंजक चूर्ण का निर्माण कहाँ पर होता है, तो सूक्ष्म बुझा हुआ चूना CaOH2 पर विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। ये पूछे विरंजक चूर्ण निर्माण के लिए कौन सी गैस का उपयोग होता है, तो क्लोरीन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण के उत्पादन के लिए किया जाता है। पूछे विरंजक चूर्ण के उत्पादन के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। ओके बच्चों, वो कहाँ पे बनता है, तो सूक्ष्म बुझा हुआ चूना CaOH2 पर विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। ये आपकी रिएक्शन है। इनका देखें तो उपयोग, तो विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर है, इसका उपयोग कहाँ पे होता है? तो नंबर 1 तो वस्त्र उद्योग में, जहाँ कपड़े बनते हैं ना, वस्त्र उद्योगों में इसका उपयोग होता है। पीने वाले जल को जीवाणुनाशक के रूप में, जो पानी पिया जाता है पीने वाला जल होता है, इसके जीवाणुनाशक के रूप में उपयोग करते हैं। कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा के विरंजक चूर्ण के निर्माण में, कागज की फैक्ट्री लकड़ी के मज्जा के विरंजक चूर्ण के रूप में। कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में होता है। कई रासायनिक उद्योग होते हैं, तो रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर यानी कि विरंजक चूर्ण का निर्माण हमने पढ़ा। सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से प्राप्त क्लोरीन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण उत्पादन के लिए किया जाता है। सूक्ष्म बुझा हुआ चूना CaOH2 पर विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। इसको उपयोग देख लेते क्या होता है, तो वस्त्र उद्योग में किया जाता है। स्वच्छ पाने वाले पानी की कीटाणुनाशक के रूप में, तो पीने वाले पानी में जो कीटाणु होते हैं उनको मार देता है विरंजक चूर्ण कीटाणुनाशक के रूप में। कई रासायनिक उद्योगों में उपचायक के रूप में, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा के विरंजक चूर्ण के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। नंबर 3 पे शायद बेकिंग, हमने क्या पढ़ा? सोडियम हाइड्रोक्साइड विरंजक चूर्ण पढ़ा। अब पढ़ेंगे बेकिंग सोडा। नंबर 3 बेकिंग सोडा, यानी वो बेकिंग सोडा को देखते कैसे बनाया जाता है, उसके क्या उपयोग होते हैं, जब खाना बनाते समय गर्म करते तो रिएक्शन में क्या परिवर्तन होता है, हम ये सब चीजें इसमें सीखेंगे। तो बेकिंग सोडा जिसका प्रतीक है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा का प्रतीक क्या है? NaHCO3, जिसको क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसके बनाने की विधि क्या है? बेकिंग सोडा को बनाने में सोडियम क्लोराइड का उपयोग एक मूल पदार्थ के रूप में किया जाता है। एक मूल पदार्थ के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है? एक मूल पदार्थ के रूप में किया जाता है। यानी बेकिंग सोडा को बनाने में सोडियम क्लोराइड का उपयोग एक मूल पदार्थ के रूप में किया जाता है। बेकिंग सोडा बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड का उपयोग एक मूल पदार्थ के रूप में किया जाता है। देखो NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3, NH4Cl प्लस NaHCO3, NaHCO3 NaHCO3, ये मेरा क्या बना जा करके?
बेकिंग सोडा खाना पकाते समय गर्म करने पर, जब हम खाना पका रहे होते हैं तब गर्म करते हैं तो कुछ रिएक्शन में हमारे परिवर्तन होता है। जैसे देखिए 2NaHCO3, तो ये हीटिंग का निशान है, यानी हमें गर्म कर रहे हैं इसको। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस CO तो मुझे अलग हो जाता है। अब देख लेते हैं इसके उपयोग क्या होते हैं। बेकिंग सोडा बना तो मैंने लिया, सीख लिया कैसे बनता है, लेकिन इसके उपयोग कहाँ होते हैं ये भी तो हमें जानकारी होना चाहिए। तो देखो सबसे नंबर 1 पे खाना को शीघ्रता से पकाने के लिए, खाने को शीघ्रता, खाना यदि आपको जल्दी पकाना है तो उसमें बेकिंग सोडा डाल दीजिए। रसोई में स्वादिष्ट खस्ता पकौड़ा इत्यादि बनाने के लिए, जो रसोई में हम खाना बनाते हैं उसको स्वादिष्ट बनाने के लिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। अग्निशामक में इस्तेमाल करते हैं। बेकिंग पाउडर बनाने के लिए, जो बेकिंग पाउडर होता है इसको बनाने के लिए, जैसे बेकिंग सोडा प्लस टार्ट्रिक अम्ल मिला देंगे तो हमारा बेकिंग पाउडर बन जाएगा। तो हमने क्या समझा कि बेकिंग सोडा NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसके निर्माण की विधि समझी कि बेकिंग सोडा बनाने में सोडियम क्लोराइड का उपयोग एक मूल पदार्थ के रूप में किया जाता है। गर्म करने पर रिएक्शन में परिवर्तन होता है। इसका उपयोग हमने भी समझे कि खाना को शीघ्रता से बनाने के लिए, खाना को शीघ्रता से पकाने के लिए। नंबर 4 हम लोग समझेंगे धोने का सोडा Na2CO3 10H2O, इसका प्रतीक है Na2CO3 10H2O, यानी Na2CO3 10H2O हम लोग बोल सकते हैं। अब इसके निर्माण की विधि पढ़ेंगे। निर्माण की विधि क्या होती है? बेकिंग सोडा को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जा सकता है। तो बेकिंग सोडा हम लोग गर्म कर रहे थे, खाना पकाते समय गर्म करने पर तो सोडियम कार्बोनेट वहाँ पे बन रहा था ना, तो वही सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जा सकता है। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। Na2CO3 प्लस 10H2O, Na2CO3 10H2O। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में, घरों में साफ सफाई में, जल की स्थायी कठोरता हटाने के लिए, बोरेक्स के उत्पादन में। तो हमने बेकिंग सोडा पढ़ा। अरे यार, धोने का सोडा, धोने का सोडा का निर्माण विधि क्या है? बेकिंग सोडा को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। तो बेकिंग सोडा, उसका जो बेकिंग सोडा होता है जब उसको हम गर्म करेंगे तो हमें सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होगा। तो सोडियम कार्बोनेट का पुनः क्रिस्टलीकरण करने पर हमें धोने का सोडा प्राप्त होता है। इनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? कागज, कांच, साबुन उद्योग में, घर की साफ सफाई में, जल की स्थायी कठोरता हटाने के लिए और बोरेक्स के उत्पादन। एक बार समझो, धोने का सोडा प्रतीक Na2CO3 10H2O। निर्माण बेकिंग सोडा को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जा सकता है। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। Na2CO3 10H2O, Na2CO3 10H2O। उद्योग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में, घरों में साफ सफाई में, जल की स्थायी कठोरता हटाने के लिए, बोरेक्स के उत्पादन में। तो हम लोग 4 हेडिंग अपनी पढ़ चुके हैं। 5वीं प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसको भी पढ़ लेते हैं। लास्ट हेडिंग 5वीं प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसे बोलते POP। हम 4 पढ़ चुके अपने, ये 5वां है प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसे POP बोलते हैं। इसका प्रतीक क्या होता है? CaSO4 1/2 H2O, 1/2 H2O इसका प्रतीक होता है। इसके निर्माण की विधि क्या बनाने की? जिप्सम को 373 केल्विन, जिप्सम को 373 के या 100 सेल्सियस पर गर्म करने पर या जल के अणु त्याग कर, जल के अणु को क्या करता है? त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, अर्धहाइड्रेट मतलब आधा, ठीक है, CaSO4 1/2 H2O बनाता है। इसे ही प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इसे कहते हैं, इसे ही प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। देखो क्या दिया, जिप्सम को 373 केल्विन पे गर्म करो या 100 सेल्सियस पे गर्म करो, ठीक है। तो देखो जिप्सम CaSO4.2H2O, जिप्सम ले लिया। 373 केल्विन पे जब इसको गर्म करेंगे तो देखो क्या बता रहा, या जड़ के अणु त्याग देता, तो जड़ के अणु को त्याग दिया 1/1 से 1/2 H2O, इसने जड़ के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, देखो CaSO4
1/2 H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है, इसे ही प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। क्या समस्या है? इसका उपयोग कहाँ का, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, यानी सीधे शब्दों में बोले तो पीओपी, इसका उपयोग कहाँ का है, इसका प्रयोग क्या करते हैं, इसकी भी तो हमें जानकारी होनी चाहिए। देखो, नंबर 1, टूटी हड्डियों को सही जगह रखने में, जो हड्डियां टूट जाती है ना, उनको सही जगह रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का। नंबर 2, खिलौने बनाने में, जो हमारे खिलौने जो बच्चे नहीं खोलते हैं, जो खिलौने बनाए जाते हैं, उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। नंबर 3, क्या, दीवार की सतह को चिकना बनाने के लिए, जो दीवार होती है उसकी सतह को चिकना बनाने, जैसे ये दीवार है, इसकी सतह को चिकना बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो हम लोग बहुत अच्छी तरीके से चैप्टर नंबर 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण को 3 पार्ट में कंप्लीट कर चुके हैं। इसके 2 पार्ट जिसकी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा अम्ल, क्षारक, लवण क्या होते हैं, कैसे क्या होता है। एक स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझा चुका हूँ, कुछ भी स्किप नहीं। बस आप इतना आराम से पढ़ना, इसके बाहर परीक्षा में कुछ भी नहीं आएगा। वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग शेयर किया करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जो ना समझ में आए तुरंत आप हमें बताइए, डाउट ग्रुप में बताइए। टेलीग्राम ग्रुप की मैंने लिंक डाल दी इसमें, हालांकि टेलीग्राम पे कुछ प्रतिबंध चला है, कोई समस्या नहीं, उसकी जांच कर रही गृह मंत्रालय। यदि उस पर कुछ गलत पाया जाता तो उसको बैन कर दिया जाएगा, अन्यथा चलता रहेगा। तो मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल की भी लिंक डाल दी है, ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे तरीके से समझ में आएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस, पुनः एक बार समझो, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे हम पीओपी बोलते हैं, इसका प्रतीक पूछे तो CaSO4 1/2 H2O। बनाने की विधि, जिप्सम को 373 केल्विन या 100 सेल्सियस, 373 केल्विन पूछे फिर भी सही है, 100 सेल्सियस का है वो भी सही है, पर गर्म करने पर जल के अणु त्याग देता है। जब जिप्सम को हम गर्म करेंगे तो वो क्या होता है, जल के अणु को त्याग देता है। कैल्शियम सल्फेट अल्डहाइड CaSO4 1/2 H2O बनाता है, इसे ही प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। ये देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका उपयोग कहाँ होता है, ये जिप्सम का सूत्र है। उपयोग क्या, टूटी हुई हड्डियों को सही जगह रखने में, जो हड्डियां टूट जाती हैं उनको सही जगह रखने में। नंबर 2, खिलौने बनाने में। नंबर 3, दीवार की सतह को चिकना बनाने में। तो इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, जो हमने पढ़ा इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। तो अच्छी तरीके से आप लोग समझ में आया होगा। चलते हैं, तब तक के लिए मिलते किसी अन्य वीडियो में। धन्यवाद।